learn about validation master plan. Firstly, we have talked about calibration and validation, the types of validation. Now we will learn about validation master plan. The validation master plan should provide an overview of the entire validation operation, its organizational structure, its content and planning. यानी कि जो हमारा वैलिडेशन मास्टर प्लानिंग होता है वो हमें एक ओवरव्यू प्रोवाइड करता है जो कि हमारा एंटायर वैलिडेशन ऑपरेशन होता है, उसका ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर यानी कि कौन कौन लोग उस वैलिडेशन के में पार्टिसिपेट करेंगे, उसका कंटेंट क्या होगा और उसकी प्लानिंग क्या होगी। ये सारी चीज़ों का ओवरव्यू है जो हमें देता है वैलिडेशन मास्टर प्लान। The main elements of it being the list inventory of the items to be validated and the planning schedule. जो मेन एलिमेंट होता है वैलिडेशन मास्टर प्लान का वो होता है उसका कौन कौन से जो आइटम्स हैं यानी कि जो भी इक्विपमेंट है, रॉ मटेरियल है, जिस भी चीज़ का हमें वैलिडेशन करना है वो, और उसके प्लानिंग का स्केड्यूल। All validation activities relating to critical technical operation relevant to the product and process control within a firm should be included in the validation master plan. अब क्या-क्या चीज़ें हैं जो validation master plan के अंदर इंक्लूड होंगी? वो होंगी जितनी भी एक्टिविटीज़ होती हैं क्रिटिकल टेक्निकल ऑपरेशंस के टाइम पे वो सारी चीज़ जो कि प्रोडक्ट और प्रोसेस कंट्रोल किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर होती हैं। मतलब जो भी ऑपरेशंस होंगे प्रोडक्ट या प्रोसेस से रिलेटेड वो सब इंक्लूड करेंगे आपके वैलिडेशन मास्टर प्लान में। It should comprise all prospective, concurrent and retrospective validation as well as revalidation. अब जो हमारा वैलिडेशन मास्टर प्लान है वो हमारे जितने भी हमने चारों वैलिडेशंस जो पढ़ी थी प्रोस्पेक्टिव, कॉन्करेंट, रेट्रोस्पेक्टिव और रिवैलिडेशन, ये चारों चीजें वैलिडेशन मास्टर प्लान के अंदर होंगी। The validation master plan should be a summary document and should therefore be brief, concise and clear. The validation master plan जो होता है वो एक समरी होता है डॉक्यूमेंट की जो बहुत ही ब्रीफ होता है, कंसाइज होता है और होता है क्लियर। वो हमेशा सारी समरी मतलब जो भी चीजें हमें चाहिए वो सारी चीजें उसके अंदर ब्रीफ और क्लियर तरीके से लिखी होंगी। Should not repeat information. It should not repeat information documented elsewhere, but should refer to existing documents such as quality documents, SOPs and validation protocol and reports. तो जो भी हमारी ये वैलिडेशन मास्टर प्लान होता है इसके अंदर कोई भी जो इंफॉर्मेशन वो ना रिपीट नहीं होनी चाहिए, जो किसी और डॉक्यूमेंट में लिखी होनी चाहिए, बट वो रेफर करनी चाहिए जो भी एग्जिस्टिंग डॉक्यूमेंट है जिसको हम रेफरेंस के तरीके से ले रहे हैं उनको सिर्फ रेफर करना चाहिए। जो हमारे जो रेफरेंस वाले इंक्लूड करते हैं वो होता है पॉलिसी डॉक्यूमेंट, एसओपी एंड वैलिडेशन प्रोटोकॉल्स एंड रिपोर्ट। ये चार चीजों को वो रेफर करेंगे लेकिन कोई भी चीज ऐसी नहीं लिखेंगे वैलिडेशन मास्टर प्लान के अंदर जो पहले कहीं और लिखी हुई है। अब वैलिडेशन जो हमारा मास्टर प्लान है वो हमारा क्या क्या उसका फॉर्मेट है और उसका क्या क्या कंटेंट होता है। सबसे पहले आता है इंट्रोडक्शन जिसके अंदर है वैलिडेशन पॉलिसी, स्कोप, लोकेशन एंड शेड्यूल। यानी कि हमारी वैलिडेशन की पॉलिसी क्या है, हम क्यों करना चाह रहे हैं वो हमें बताना पड़ेगा। वैलिडेशन का स्कोप क्या है कि हम जिस जिस चीज के ऊपर वैलिडेशन करना चाहते हैं तो स्कोप क्या है, लोकेशन क्या है यानी कि पर्टिकुलर अगर बहुत बड़ी यूनिट है तो उस यूनिट के किस पार्ट में वैलिडेशन करना चाहते हैं, और शेड्यूल यानी कि आप कब करना चाहते हैं। सेकंड है आपका ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर, दैट इज पर्सनल रिस्पॉन्सिबिलिटी। यानी कि जो भी एक ऑर्गेनाइजेशन जो भी आपका वैलिडेशन मास्टर प्लान जो भी बनाएगा तो कौन कौन से लोग जो होंगे उस वैलिडेशन को करेंगे उसका पूरा सीनियर टू जूनियर पूरा हमें ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर लिखना पड़ेगा, और कौन कौन से जो लोग वहाँ पे हैं उनकी क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज होंगी इस वैलिडेशन प्रोटोकॉल के अंदर। थर्ड है प्लांट प्रोसेस प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन, रैशनल फॉर इंक्लूजन और एक्सक्लूजन एंड एक्सटेंट ऑफ वैलिडेशन। जो हमारा जिस भी चीज का हमें वैलिडेशन करना है चाहे वो हमारा प्लांट है, प्रोसेस है, प्रोडक्ट है, उसका हमें डिस्क्रिप्शन देना पड़ेगा और हमें क्या एक्सक्लूड करना है, क्या इंक्लूड करना है और कब तक हमारा वैलिडेशन होगा और नेक्स्ट वैलिडेशन हम कब करेंगे, वो सारी चीजें उसके अंदर नोटिफाइड होंगी। फोर्थ है स्पेसिफिक प्रोसेस कंसिडरेशन दैट आर क्रिटिकल एंड दोज रिक्वायरिंग एक्स्ट्रा अटेंशन। अब कुछ प्रोसेस ऐसे होते हैं जो बहुत ज्यादा क्रिटिकल होते हैं और जिसको हमें एक्स्ट्रा अटेंशन चाहिए होती है,
उसके बारे में भी हमें हमारे वैलिडेशन मास्टर प्लान के अंदर उसको नोटिफाई करना होगा कि ये चीजें हैं, इसके ऊपर हमें स्पेशल एम्फेसिस करना होगा। फिफ्थ है कि एक्सेप्टेंस क्राइटेरिया, यानी कि जो एक्सेप्टेंस का क्राइटेरिया है किसी भी चीज को एक्सेप्ट रिजेक्ट करने का, वो भी हमारे पास पहले से होना चाहिए। सिक्स है डॉक्यूमेंटेशन फॉर्मेट। कोई भी हमारा जो डॉक्यूमेंटेशन होगा उसका एक प्रॉपर फॉर्मेट होगा और उस फॉर्मेट को हमें फॉलो करना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि हम कोई भी फॉर्मेट हमारा मन कर रहा है हमने ये कर लिया वो कर लिया, ऐसा नहीं करेंगे। उसका एक प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन फॉर्मेट होगा, हमें उसको फॉलो करना होगा। नेक्स्ट है रेफरेंस टू द रिक्वायर्ड एसओपी। अब जो भी एसओपी हम यूज करेंगे उसका वहाँ पे रेफरेंस जरूर लिखा होगा। तो हमें ये बताना पड़ेगा कि हम अगर किसी भी चीज को वैलिडेट कर रहे हैं तो उसका एसओपी होगा हमारे पास उसको वैलिडेट करने का। तो हमें उस रेफरेंस नंबर देना पड़ेगा कि कहाँ से हमने ये देखा कि हमें ये ऐसा करना है, वहां से वो हमें करके देंगे कि हमें वहां लिखा होगा कि ये वाला प्रोटोकॉल इस वाली फाइल में इस वाले एसओपी से हमने लिया हुआ है, वो आपका मेंशन होगा। तो क्या होगा, जब भी हमें कभी जरूरत पड़ेगी हमें देखने के लिए, तो हमारे लिए बहुत इजी हो जाएगा वो एसओपी को देखना। ताकि जब हमें सारा कुछ देखना पड़ेगा उससे बेटर अगर हम लिख के देंगे तो हमें जब टाइम है हमारा बच जाएगा और हम बहुत अच्छे से क्वालिटी को इम्प्रूव कर सकेंगे। नेक्स्ट है टाइम प्लान्स ऑफ ईच वैलिडेशन प्रोजेक्ट एंड सब प्रोजेक्ट। अभी जो भी हमारा वैलिडेशन होगा ये एक इंडिविजुअल इक्विपमेंट पे कर रहे हैं, चाहे हम बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट्स पे कर रहे हैं, तो जिसमें भी है जो भी प्रोजेक्ट है सब प्रोजेक्ट है, हम सब चीज का उसका टाइम प्लान होगा कि हमें एक हफ्ते के अंदर करना है या एक दिन के अंदर करना है, सब चीज का टाइम लिमिट हमेशा उसमें सेट होगी। नेक्स्ट है लिस्ट ऑफ प्रोडक्ट्स प्रोसेसेस सिस्टम टू बी वैलिडेटेड समराइज्ड इन अ मैट्रिक्स फॉर्मेट वैलिडेशन अप्रोच। जो भी हमारे प्रोडक्ट प्रोसेस सिस्टम जिसको भी हमें वैलिडेट करना है उसको एक मैट्रिक्स फॉर्मेट के अंदर समराइज करेंगे और उसकी वैलिडेशन अप्रोच भी उसके अंदर होगी। और लास्ट है रीवैलिडेशन एक्टिविटीज एक्चुअल स्टेटस एंड फ्यूचर प्लानिंग। यानी कि जो रीवैलिडेशन हम करेंगे उसका उसकी सारी एक्टिविटी हमें बतानी पड़ेगी। एक्चुअल स्टेटस क्या है आपके इंस्ट्रूमेंट का या ग्लासवेयर का, वो हमें बताना पड़ेगा, और फ्यूचर उसके साथ में क्या करेंगे वो भी हमें उसको बताना पड़ेगा। नेक्स्ट है हमारा क्वालिफिकेशन। इट इज द एक्शन ऑफ प्रूविंग एंड डॉक्यूमेंटिंग दैट इक्विपमेंट और ancillary systems are properly installed, work correctly and actually lead to the expected result। यानी कि क्वालिफिकेशन वो एक्शन है जो हमें प्रूव करता है और डॉक्यूमेंट करता है कि जो भी हमारे इक्विपमेंट है और भी हम जो सिस्टम यूज कर रहे हैं वो हमारे प्रॉपरली इंस्टॉल्ड हैं, वो अच्छे से काम कर रहे हैं, और जो हमें एक्सपेक्टेड रिजल्ट चाहिए वो रिजल्ट हमें मिल रहा है या नहीं मिल रहा है। ये काम होता है हमारे क्वालिफिकेशन का। Qualification of instrument is not a single continuous process, but instance results from many discrete activities। अब जो क्वालिफिकेशन है किसी भी इंस्ट्रूमेंट का वो कोई सिंगल प्रोसेस नहीं है, वो एक कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस है जिसके जो रिजल्ट है वो किसी भी एक चीज के ऊपर बेस नहीं होता, वो बहुत सारी जो एक्टिविटीज परफॉर्म किए जाते हैं उसके ऊपर वो डिपेंड करता है। For convenience, these activities have been grouped into 4 phases of qualification। अब जो ये हमारे कन्वीनियंस के लिए ये जो एक्टिविटीज हैं जो हम क्वालिफिकेशन की बात कर रहे हैं ये 4 फेजेस में डिफाइन कर दी गई हैं। पहली है परफॉर्मेंस क्वालिफिकेशन, सेकंड है ऑपरेशनल क्वालिफिकेशन, थर्ड है इंस्टॉलेशन क्वालिफिकेशन, फोर्थ है डिजाइन क्वालिफिकेशन। जैसे जैसे इनके नाम बता रहे हैं वैसे ही इनका मतलब भी है। फर्स्ट है हमारा डिजाइन क्वालिफिकेशन। It is the documented verification that the proposed design of the facilities, system and equipment is suitable for the intended person। यानी कि एक डॉक्यूमेंटेड वेरिफिकेशन होता है हमारा डिजाइन क्वालिफिकेशन, जो कि हमें ये बताता है कि जो ये फैसिलिटी है यानी कि जो हमारा इंस्ट्रूमेंट है वो प्रपोज जिसका जो डिजाइन है उसका सिस्टम है जो इक्विपमेंट है वो हमारा जो यूज है उससे रिलेटेड है या नहीं है, मतलब हमारा जो रिजल्ट चाहिए हमें वो उससे एग्जैक्टली आएगा कि नहीं आएगा। Design qualification should be performed when new equipment is in purchase or when existing equipment is being used for a new application। अब हम डिजाइन क्वालिफिकेशन कब करेंगे? जब हम कोई नया इक्विपमेंट खरीदेंगे तब हम डिजाइन क्वालिफिकेशन करेंगे, या फिर हमारा जो एग्जिस्टिंग हमारे पास जो इक्विपमेंट है हम उसको किसी और यूज के लिए यूज करने वाले हैं तो भी हम उसका डिजाइन क्वालिफिकेशन दोबारा करेंगे। Design qualification serve as the precursor to defining the equipment installation qualification and operational qualification protocols। अब हमारा जो ये डिजाइन क्वालिफिकेशन है ये एक प्रिकर्सर होता है, यानी कि ये फर्स्ट स्टेज होती है जो कि आगे जाके इक्विपमेंट का इंस्टॉलेशन क्वालिफिकेशन और
ऑपरेशनल क्वालिफिकेशन प्रोटोकॉल्स को फॉलो करती है। द पर्पस इज टू सर्व that all the requirement for the final system have been clearly defined at that start. अब जो डिजाइन क्वालिफिकेशन करने का मेन जो पर्पस है वो ये है कि वो इंश्योर करता है कि जो भी हमारे फाइनल सिस्टम करने से पहले जो भी हमारी रिक्वायरमेंट है वो हमारी क्लियरली डिफाइंड है जब भी हम अपना कोई भी ऑपरेशन स्टार्ट कर रहे हैं। नेक्स्ट है हमारा इंस्टॉलेशन qualification. It is documented evidence that the premises supporting utility, the equipment have been built and installed in compliance with design specification. अब installation qualification क्या करता है कि documented evidence है कि जो हमारा premises है, supporting utilities है, यानी कि हमारे जो main चीज के अलावा जितनी भी accessories हमको चाहिए वो आपकी supporting utility और जो equipment है वो built हुए हैं और उसी तरीके से इंस्टॉल हुए हैं जिस तरीके से हमने उसका डिजाइन क्वालिफिकेशन किया हुआ था, जैसे कि हमने उसका डिजाइन को स्पेसिफाई किया हुआ था उसी तरीके से वो वहाँ पे इंस्टॉल्ड हो गए। नेक्स्ट, it verifies that the equipment have been installed in accordance with manufacturer's recommendation in a proper manner and placed in an environment suitable for its intended person. अब ये जो हमारा इंस्टॉलेशन क्वालिफिकेशन है ये वेरीफाई करता है कि जो इक्विपमेंट है वो इंस्टॉल हुआ है वो मैन्युफैक्चरर की रिकमेंडेशन के अकॉर्डिंग हुआ है और जो भी हम जिस भी एनवायरनमेंट में हमने रखा हुआ है वो उसके यूज के लिए बेटर है या नहीं है। मतलब जो हमारे इंस्टॉलेशन क्वालिफिकेशन है वो ये चेक करता है कि जो भी हमारा इंस्ट्रूमेंट है, इक्विपमेंट हम यूज कर रहे हैं वो जिस तरीके से हमने डिजाइन क्वालिफिकेशन को यूज किया था उस तरीके से है या नहीं है, या इस एनवायरनमेंट में रखा गया है कि जो भी हमें उससे यूज चाहिए वो उसका सबसे बेस्ट रिजल्ट हमें दे पाएगा कि नहीं दे पाएगा, इसलिए हम इंस्टॉलेशन क्वालिफिकेशन करते हैं। It involves the coordinate efforts of the vendor, the operating department and the project team. अब ये इन्वॉल्व क्या करता है कि जो वेंडर होते हैं उसके एफर्ट्स को, ऑपरेटिंग डिपार्टमेंट को और प्रोजेक्ट टीम को, ये तीनों लोग मिलके आपका इंस्टॉलेशन क्वालिफिकेशन करते हैं। ये इन सब चीजों के इन तीनों लोगों के एफर्ट्स होंगे तभी जाके आपका इंस्टॉलेशन क्वालिफिकेशन अच्छे से होगा। The purpose of installation qualification is to check the installation site environment, confirm the equipment specification and verify the condition of installed equipment. अब हमारे इंस्टॉलेशन क्वालिफिकेशन करने का मेन पर्पस क्या है? तो मेन पर्पस ये है कि इंस्टॉलेशन क्वालिफिकेशन क्या करता है, वो हमें ये चेक करके बताता है कि जहाँ पर भी हमने इंस्टॉलेशन का प्रोसीजर परफॉर्म किया हुआ है वहाँ पे वो जो इक्विपमेंट की स्पेसिफिकेशन है उसको कंफर्म करना है और जहाँ पर भी उसको इक्विपमेंट को इंस्टॉल किया हुआ है वहाँ की जो कंडीशन है वो रिक्वायर्ड थी जो वही है या नहीं है, and also to ensure that all aspects of the facility or the equipment are installed correctly and comply with the original design. और ये इंश्योर किया गया है कि जो भी हमारी फैसिलिटी है या फिर जो भी हमारी इक्विपमेंट इंस्टॉल किए गए हैं वो करेक्टली इंस्टॉल किए गए हैं जिस तरीके की हमने उसकी ओरिजिनल डिजाइन बनाई थी। मतलब जो ओरिजिनल डिजाइन है उसको ही फॉलो किया गया है या नहीं किया गया है, ये काम होता है हमारे इंस्टॉलेशन क्वालिफिकेशन का। नेक्स्ट है हमारा ऑपरेशनल क्वालिफिकेशन। It refers to establishing by objective evidence process control limits and action level which result in product at all predetermined requirement. अब हमारे ऑपरेशनल क्वालिफिकेशन वो रेफर करता है जो भी हमने ऑब्जेक्टिव पहले से डिफाइन किया हुआ है कि हमारे जो प्रोसेस के टाइम पे या जो हमारा एक्शन होगा उसके ऊपर जो कि ये डिटरमाइन करेगा हमारी जो रिक्वायरमेंट है उसको। तो हमने जैसे कि हमने पहले से ही रिक्वायर्ड कर दिया कि हमारे इंस्ट्रूमेंट से हमें ये वर्क चाहिए, तो ये हमारा प्री डिटरमाइंड हमारी रिक्वायरमेंट थी कि हमें ये ऑब्जेक्ट ये हमें चीज को अचीव करना है। तो उस प्रोसेस को या उस प्रोडक्ट को अचीव करने के लिए जो भी हम क्वालिफिकेशन करेंगे उसके लिए जो भी हम लिमिट सेट करेंगे जो भी हमारा एक्शन होगा वो हमारा आएगा ऑपरेशनल क्वालिफिकेशन के अंदर। ऑपरेशनल क्वालिफिकेशन is the process of demonstrating that an instrument will function according to its operational specification in the selected environment. ऑपरेशनल क्वालिफिकेशन हमें बताता है कि जो भी हमने इंस्ट्रूमेंट वहाँ पे इंस्टॉल किया हुआ है वो उसी तरीके से फंक्शन करेगा उस एनवायरनमेंट में जैसे कि उसको करना चाहिए। यानी कि अगर हमने टैबलेट पंचिंग मशीन को एक सिलेक्टेड एनवायरनमेंट में रखा हुआ है, हमने कहा कि वो 1 घंटे के अंदर 1000 टैबलेट बनाएगा, वो उसका एक ऑपरेशनल स्पेसिफिकेशन है
उस पर्टिकुलर एनवायरनमेंट के अंदर। तो ऑपरेशनल क्वालिफिकेशन का काम ये होगा, ये देखने का कि क्या वो इंस्ट्रूमेंट जो हमारा पंचिंग मशीन है वो 1 घंटे के अंदर 1000 टैबलेट बना रही है कि नहीं बना रही है। लास्ट है, द पर्पस इज टू एंश्योर दैट ऑल द डायनेमिक एट्रीब्यूट्स कंप्लाई विद द ओरिजिनल डिजाइन। और ऑपरेशनल क्वालिफिकेशन का पर्पस है कि जितने भी जो एट्रीब्यूट्स हैं, यानी कि जितने भी पॉइंट्स हैं, जितने भी हमारे फीचर्स हैं, वो कंप्लाई कर रहे हैं हमारे ओरिजिनल डिजाइन से। ये काम होता है हमारे ऑपरेशनल क्वालिफिकेशन का। लास्ट है आपका परफॉर्मेंस क्वालिफिकेशन। आफ्टर द installation and operational qualification have been performed, the instrument continues suitability for its intended use is proved through performance qualification. अब हमने हमारा इंस्टॉलेशन क्वालिफिकेशन कर लिया, ऑपरेशनल क्वालिफिकेशन कर लिया, तो अब आती है कि जो हमारा इंस्ट्रूमेंट है वो सुटेबल है कि जो भी हमने उसका यूज है उसके लिए, वो हमें कौन बताएगा? परफॉर्मेंस क्वालिफिकेशन। यानी कि परफॉर्मेंस क्वालिफिकेशन ये बताता है कि हमने जो ऊपर के दोनों या तीनों जो हमने क्वालिफिकेशन करे हुए हैं, उसके Scroll the बाद card. इंस्ट्रूमेंट है वो सुटेबल है कि हम जो उसका परफॉर्मेंस हम उससे चाहते हैं वो उसे परफॉर्म कर पाएगा कि नहीं कर पाएगा। It refers to establishing by objective evidence that the process under anticipated condition consistently produces a product which meets all predetermined requirements. यानी कि ये जो हमारा परफॉर्मेंस क्वालिफिकेशन ये स्टैब्लिश करता है ऑब्जेक्टिव एविडेंस, यानी कि वो हमें डॉक्यूमेंटेड करके बताता है कि जो भी हमारा प्रोसेस है और जो ये कंडीशन है वो हमारा एक ऐसा प्रोडक्ट फॉर्म करेंगी जिसको हमने पहले से उसका प्रीडिटरमाइंड कर रखा था। जैसे मैंने बताया था अभी कि 1000 टैबलेट्स मैन्युफैक्चर करनी थी 1 आवर के अंदर, तो वो हमारा प्री डिटरमाइंड ऑब्जेक्टिव था। तो यही सब हमारे परफॉर्मेंस का हो रहा था कि हाँ, क्या हमने जो ये टैबलेट मैन्युफैक्चर कर रहे हैं 1 घंटे में 1000, वो परफॉर्म जो उसकी परफॉर्मेंस वो आ रही है या नहीं आ रही है। लास्ट है, परफॉर्मेंस क्वालिफिकेशन शुड ऑलवेज बी परफॉर्म अंडर कंडीशन दैट आर सिमिलर टू सिंपल रूटीन एनालिसिस। अब जो परफॉर्मेंस क्वालिफिकेशन है वो उसी कंडीशन के अंदर परफॉर्म करना चाहिए जिस कंडीशन में रोज सारे परफॉर्म किए जाते हैं। कोई अलग से स्पेसिफिक कंडीशन नहीं देनी, जिस कंडीशन में रोज वो इंस्ट्रूमेंट वर्क कर रहा है उसी कंडीशन के अंदर हम परफॉर्मेंस क्वालिफिकेशन को करेंगे। परफॉर्मेंस क्वालिफिकेशन शुड बी परफॉर्म्ड ऑन अ डेली बेसिस और व्हेनेवर द इक्विपमेंट इज बीइंग यूज्ड। अब जो हमारा परफॉर्मेंस क्वालिफिकेशन है उसको हमें डेली बेसिस पे करना है, और नहीं तो हम अगर जिस दिन हम हमारा इंस्ट्रूमेंट यूज करेंगे उस दिन हमको उसको परफॉर्मेंस क्वालिफिकेशन उसका करना होगा। अगर यूज नहीं कर रहे, जिस दिन अगर हम वीकली यूज कर रहे हैं, वीक में एक दिन, तो हम जिस भी दिन यूज करेंगे उस दिन का परफॉर्मेंस क्वालिफिकेशन करेंगे। और अगर हम उसको रेगुलर यूज कर रहे हैं तो हर वीक में जिस मतलब डे में जिस भी दिन हम उसको स्टार्ट करेंगे उसी दिन हम उसका परफॉर्मेंस क्वालिफिकेशन करेंगे। अब हमारा जनरल प्रिंसिपल कि हम क्वालिफिकेशन कर रहे हैं उसका प्रिंसिपल क्या है, कि हम ऐसे ही तो है नहीं कि हमारा मन किया तो हमें क्वालिफिकेशन करने का तो कर लिया हमने। तो उसका प्रिंसिपल है पहला, प्रोडक्ट टेस्टिंग और इंस्पेक्शन कैन नॉट बिल्ड क्वालिटी इनटू द प्रोडक्ट। अब हम जो प्रोडक्ट की टेस्टिंग कर रहे हैं या उसका इंस्पेक्शन कर रहे हो उसकी वजह से जरूरी नहीं है कि हमारा जो प्रोडक्ट है वो हमेशा अच्छा आएगा। क्यों? क्योंकि हम वहाँ प्रोडक्ट फोकस कर रहे हैं। अगर हमारा इंस्ट्रूमेंट खराब है तो उसका कोई चांस नहीं है कि वो हमारा वो बेस्ट प्रोडक्ट देगा। ठीक है। फिर सेकंड है हमारा प्रोडक्ट डिजाइन शुड बिल्ड द क्वालिटी सेफ्टी एफिकेसी विद इन द प्रोडक्ट। अब जो हमारा प्रोडक्ट डिजाइन है वो हमारा ये बिल्ड करता है कि हमारा जो भी प्रोडक्ट हमारा फॉर्म होगा वो क्वालिटी सेफ्टी और एफिकेसी के जो भी पैरामीटर्स हैं उसको हमेशा फुलफिल करेगा। थर्ड है आइडेंटिफिकेशन और वैलिडेशन। क्वालिफिकेशन वर्क शुड बी डन बाय द मैन्युफैक्चरर बाय रिव्यूइंग ऑल सिस्टम इक्विपमेंट प्रोसेस एंड प्रोसीजर। अब जो भी हमारा वैलिडेशन है या क्वालिफिकेशन है वो हमेशा मैन्युफैक्चरर के थ्रू होगा, जो कि जो भी सारे सिस्टम है, इक्विपमेंट है, प्रोसेस प्रोसीजर है, सबको क्वालिफाइड और वैलिडेट करेगा। फोर्थ है validation activities need to be performed to prove that all critical aspects of the manufacturing processes are controlled and performed to get consistent product quality। यानी कि जो भी हम वैलिडेशन की एक्टिविटीज कर रहे हैं ये प्रूव करती है कि जो जितने भी हमारी ये क्रिटिकल स्टेप्स हैं हमारे मैन्युफैक्चरिंग के टाइम पे ये सारे कंट्रोल्ड हैं, और इनकी वजह से हमारा जो प्रोडक्ट की क्वालिटी है वो हमेशा बेस्ट आएगी। Fifth, these activities should be performed in accordance with an ongoing program planned in a manufacturing company। अब ये जितनी भी एक्टिविटीज है, यहाँ पे एक्टिविटीज का मतलब है जो भी हम क्वालिफिकेशन कर रहे हैं वो हमेशा परफॉर्म होगी जब हमारा कोई भी प्रोग्राम यानी कि कोई भी प्रोसेस जो है वो ऑनगोइंग है उसी मैन्युफैक्चरिंग कंपनी में।
यानी कि अगर आप टैबलेट मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हो तो उसी टाइम पे आप अपने जो मशीन है आपकी, उसी टाइम आप उसका क्वालिफिकेशन करेंगे, उसके बाद कोई स्पेसिफिकली टाइम निकाल के क्वालिफिकेशन नहीं करेंगे। जब कोई भी प्रोसेस चल रहा होगा उसी बीच में हम हमारा प्रोग्राम करेंगे। और लास्ट है, द कंपनी पॉलिसी ऑन वैलिडेशन शुड बी डिस्क्राइब इन रेलिवेंट डॉक्यूमेंटेशन दैट इज क्वालिटी मैनुअल। अब जो हमारी कंपनी की पॉलिसी है वैलिडेशन से रिलेटेड, वो हमेशा एक डॉक्यूमेंटेड प्रूफ में होनी चाहिए, और वो भी डॉक्यूमेंटेड मैनुअल, हमारा डॉक्यूमेंटेशन क्या है, क्वालिटी मैनुअल। याद रखिएगा इस चीज को कि क्वालिटी एश्योरेंस में कोई भी चीज होगी, कोई भी छोटा से छोटा स्टेप किया जाएगा, सबसे पहले वो स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर के अकॉर्डिंग होगा। दूसरी चीज, वो हर एक चीज डॉक्यूमेंटेड होगी, नॉट इवन अ सिंगल स्टेप विल बी लेफ्ट, all the steps will be notified and will be documented and recorded, right? नेक्स्ट है आपका क्वालिफिकेशन ऑफ यूवी। हमने पढ़ा था कि हमारे क्वालिफिकेशन होता है, हमने 4 टाइप के क्वालिफिकेशन पढ़े आपका। तो अब हमारा टाइम है क्वालिफिकेशन ऑफ यूवी, यानी कि अब हम यूवी का क्वालिफिकेशन करेंगे। हम यूवी के वो चारों ये जो चीजें हैं हमारी, ऑपरेशनल है, इंस्टॉलेशन है, डिजाइन है, परफॉर्मेंस है, ये चार जो भी हमारी ये दिए हुए हैं हमारे क्वालिफिकेशन, ये चारों हम क्वालिफिकेशन हमारे यूवी के ऊपर परफॉर्म करेंगे। तो सबसे पहले हम यूवी में ही क्या होता है हमारा, ये वेवलेंथ को डिटर्मिनेशन होता है। हमें इसमें लैम्डा मैक्स को हम वैल्यू फाइंड कर सकते हैं किसी भी एक ड्रग के किसी भी एपीआई की। तो हम सबसे पहले इसमें काम करेंगे कि हम इसकी वेवलेंथ को देखेंगे। तो वेवलेंथ एक्यूरेसी, इट इज डिफाइंड एज द डेविएशन ऑफ द वेवलेंथ रीडिंग एट एन एब्जॉर्प्शन बैंड एंड इमिशन बैंड फ्रॉम द वेवलेंथ ऑफ द वायर। वेवलेंथ एक्यूरेसी में ये बताता है कि हमारा जो भी वेवलेंथ की रीडिंग है एब्जॉर्प्शन बैंड के अंदर या इमिशन बैंड के अंदर, उसका जो डेविएशन हो रहा है ओरिजिनल से, वो हमें वेवलेंथ एक्यूरेसी बताता है। अब हमारा ऐसा तो नहीं है कि हर प्रोडक्ट का मे बी कभी सॉल्वेंट का या किसी भी चीज का इश्यू हो सकता है, तो हम क्या कभी कभी रीडिंग वेरी करेगी, हमेशा नहीं है। कि अगर हमने कहा किसी भी चीज का लैम्डा मैक्स 284 नैनोमीटर है, सपोज कर लिया हमने, तो हमेशा नहीं है कि अगर हमने अभी उसका किया तो 284 आया है कि अगर मैं नेक्स्ट टाइम करूंगी तो जरूरी नहीं है कि 284 ही आए, मे बी इट कुड बी 286, 285। तो अब हमारा 285, तो हम ये नहीं कह सकते कि ये वो प्रोडक्ट नहीं है। या 286 आएगा तो हम ये नहीं कहेंगे कि वो प्रोडक्ट नहीं है। तो इसकी भी हमने एक एक्सेप्टेंस की रेंज बनाई हुई है। तो वो एक्सेप्टेंस की रेंज है प्लस माइनस नैनोमीटर इन यूवी रेंज। इसीलिए जब भी कभी हम यूवी रेंज लिखते हैं तो हमेशा एक ये देखिए, इस तरीके से पूरी एक रेंज लिखते हैं, और प्लस माइनस का साइन भी होता है कई जगह। तो प्लस माइनस और ये जो रेंज हमें दिखाई जाती है वो इसीलिए दिखाई जाती है ताकि ये इसी लिमिट के बीच में जो भी आपका एपीआई या ड्रग हमने लिया हुआ है उसके बीच में ही उसकी एब्जॉर्बेंस आएगी। अब यूवी रेंज में जो एक्सेप्टेंस क्राइटेरिया है वो हमारा 200 से 380 नैनोमीटर है, और जो हमारा विजिबल रेंज जो है हमारे, वो 380 से 800 नैनोमीटर के बीच में आती है। 3 repeated scan of the same piece should be within 0.5 नैनोमीटर। अब हम क्या करेंगे, क्योंकि हमें एक स्पेसिफिक रिजल्ट चाहिए, तो हम क्या करेंगे, जो भी हमारा एपीआई है उसका हम 3 बार उसका यूवी रेंज में हम उसकी रीडिंग लेंगे। और 3 बार में जब हम उसकी रीडिंग लेंगे, जो उसकी रेंज है यानी कि जो उसकी वैल्यूज है वो प्लस माइनस 0.5 नैनोमीटर से ज्यादा वेरी नहीं करनी चाहिए। अगर इससे ज्यादा वेरी करेंगे यानी कि कुछ प्रॉब्लम है, और अगर अगर इसी लिमिट में रहेंगी 0.5 नैनोमीटर के आसपास ही, तो वो हमारा जो है हम उसको एक्सेप्ट कर लेंगे। सेकंड है हमारा स्ट्रे लाइट। स्ट्रे लाइट इज डिफाइंड एज अ डिटेक्टेड लाइट ऑफ एनी वेवलेंथ दैट इज आउटसाइड द बैंडविड्थ ऑफ द वेवलेंथ सिलेक्टेड। अब स्ट्रे लाइट क्या होगी कि हमने जो भी वेवलेंथ सिलेक्ट किया हुआ है, यानी कि हमने मान लो 400 टू 200 नैनोमीटर हमने एक की रेंज सिलेक्ट कर ली। अब ये 200 नैनोमीटर के बाद, 400 नैनोमीटर के बाद जो भी अगर यहाँ पे लाइट में एब्जॉर्बेंस शो होगी, वो हमारी कंसिडर करी जाएगी स्ट्रेट लाइट, क्योंकि ये हमारी जो सिलेक्टेड रेंज है उसके अंदर नहीं आई है। अब हम इसमें क्या एक्सेप्टेंस करेंगे, the transmittance of the solution in a 1 centimeter cell should be less than 0.01 और the absorbance value should be greater than 2। जो ट्रांसमिटेंट होता है किसी भी सोल्यूशन का 1 सेंटीमीटर सेल के अंदर, वो हमेशा 0.01 से लेस होना चाहिए, और जो उसकी एब्जॉर्बेंस वैल्यू होती है वो हमेशा 2 से ज्यादा होनी चाहिए, तभी हम स्ट्रे लाइट को एक्सेप्ट करेंगे। अगर स्ट्रे लाइट से अगर इसके रेंज के बाहर जाता है तो हम स्ट्रे लाइट को एक्सेप्ट नहीं करेंगे। नेक्स्ट हमारा रेजोल्यूशन पावर। तो रेजोल्यूशन ऑफ द यूवी विज स्पेक्ट्रोमीटर, विज का मतलब है यहाँ पे विजिबल, स्पेक्ट्रोमीटर इज रिलेटेड टू इट्स स्पेक्ट्रल बैंडविड्थ। जो हमारा रेजोल्यूशन है यानी कि जो भी इसकी जूमिंग पावर जो है वो यूवी विजिबल स्पेक्ट्रोफोटोमीटर की वो रिलेट करती है उसकी
स्पेक्ट्रल बैंड विड्थ थी, यानी कि जो हमने रेंज डिसाइड करी है, जैसे मैंने अभी बताया था 400 to 200 मीटर, ये हमारी बैंडविड्थ है। तो ये हमेशा जो रिजोल्यूशन है वो इसी के ऊपर बेस्ड होगी। द स्मॉलर द बैंडविड्थ द फाइनर द रिजोल्यूशन, और जो जितना ज्यादा इसकी बैंडविड्थ छोटी होगी उतना ही फाइन इसका रिजोल्यूशन आएगा। तो जितनी ज्यादा हमने ज्यादा वैल्यू ली तो उतना रिजोल्यूशन कम होगा, जितना इसमें स्मॉलर बैंडविड्थ लेंगे उतना ही हमारा रिजोल्यूशन बहुत ज्यादा फाइन होगा। SBW depends on the smaller bandwidth depend on the slit width and the dispersive power of the monochromator। जो हमारी जो बैंडविड्थ की जो पावर होती है वो डिपेंड करती है स्लिट की विड्थ, यानी कि जो उसके अंदर होल होता है उसके विड्थ पे, और कितनी पावर है आपके मोनोक्रोमेटर की वो डिस्पर्स करने की, इसके ऊपर आपका रिजोल्यूशन पावर जो है डिपेंड करता है। अब हम कितने जो है रिजोल्यूशन पावर को एक्सेप्ट करेंगे। The ratio of the absorbance at 269 nanometer and absorbance at 266 nanometer should be greater than 1.5। यानी कि जो कि रेशियो होगा एब्जॉर्बेंस ऑफ 269 नैनोमीटर का और 266 नैनोमीटर का, वो जो रेशियो है वो हमेशा 1.5 से ज्यादा होना चाहिए। जब 1.5 से ज्यादा होगा तभी हम रिजोल्यूशन पावर को एक्सेप्ट करेंगे, और अगर 1.5 से कम हुआ तो हम रिजोल्यूशन पावर को एक्सेप्ट नहीं करेंगे। नेक्स्ट है नॉइज। इट इज द मेजरमेंट इफेक्ट द एक्यूरेसी एट बोथ द एंड ऑफ द एब्जॉर्बेंस स्केल। ये एक ऐसा मेजरमेंट है जो कि अफेक्ट करता है एक्यूरेसी जो होती है हमारे जो एब्जॉर्बेंस स्केल होता है उसके एंड्स पे, यानी कि जो हमने नैनोमीटर सेलेक्ट किए थे उसके एंड पे हमेशा ये उसके मेजरमेंट को अफेक्ट करेंगे। Photon noise from the light source affects the accuracy of the measurement leads to low absorbance। जो ये फोटोन जो है हमारी ये नॉइज करते हैं लाइट सोर्स से, तो क्या होता है ये जो हमारी जो एब्जॉर्बेंस है उसको हमेशा अफेक्ट करेंगे, और हमेशा जो एब्जॉर्बेंस आएगी इस नॉइज की वजह से वो आएगी लो। अब हम कितनी नॉइज को एक्सेप्ट करेंगे। द आरएमएस नॉइज शुड बी लेस देन 0.001 आर्मस्ट्रॉन्ग, यानी कि 0.001 AU से ज्यादा आपकी जो नॉइज लेवल है वो नहीं होनी चाहिए। अगर इससे ज्यादा होगी तो हम उसको एक्सेप्ट नहीं करेंगे। नेक्स्ट है आपकी baseline flatness। The flat baseline test demonstrate that the ability of the instrument to normalize the light intensity measurement and the spectral output at different wavelengths throughout the spectral range। यानी कि जो बेसलाइन जो है वो हमेशा ये बताती है कि इंस्ट्रूमेंट की जो एबिलिटी होती है जो नॉर्मलाइज लाइट इंटेंसिटी मेजरमेंट का होता है, और जो स्पेक्ट्रल आउटपुट होता है डिफरेंट वेवलेंथ का उसके स्पेक्ट्रल रेंज के थ्रू। यानी कि जो भी लाइट की इंटेंसिटी होती है उसको नॉर्मलाइज करने की जो एबिलिटी होती है स्पेक्ट्रल आउटपुट में अलग अलग वेवलेंथ के ऊपर, वो हमारा कहलाता है बेसलाइन फ्लैट लाइन। यानी कि जो हमारी बेस लाइन है वो है फ्लैट। अब बेस लाइन फ्लैट कब आएगी, जब जब हमारी इंटेंसिटी है किसी भी लाइट की वो क्या होगी, कम होगी। तो बेस लाइन फ्लैटनेस का यही काम होता है कि जो एबिलिटी होती है लाइट की इंटेंसिटी जो होती है उसको नॉर्मलाइज करने का। अब हम कितना इसको एक्सेप्ट करेंगे बेस लाइन फ्लैटनेस को। द मेजरमेंट इज टिपिकली लेस देन 0.01 AU, यानी कि जो वैल्यू है वो 0.01 से कम होनी चाहिए। अगर इससे ज्यादा होगी तो हम उसे एक्सेप्ट नहीं करेंगे। नेक्स्ट है हमारा स्टेबिलिटी। द लैंप इंटेंसिटी इज अ फंक्शन ऑफ द लैंप एज, टेम्परेचर फ्लक्चुएशन एंड वेवलेंथ ऑफ द मेजरमेंट। जो हमारी लैंप होता है यानी कि जो हमारा लाइट सोर्स होता है उसका फंक्शन होता है वो लैंप एज का, टेम्परेचर फ्लक्चुएशन का और वेवलेंथ होता है मेजरमेंट का। लैंप इंटेंसिटी इन तीन चीजों के ऊपर डिपेंड करती है। अगर इन तीन चीजों में से कोई भी एक चीज का प्रॉब्लम होगा तो हमारी लैंप इंटेंसिटी क्या हो जाएगी, खराब होगी। These changes can lead to error in the value of measurement over an extended period of time। अब ये अगर इन तीन चीजों वैल्यूज में अगर कोई भी चेंज आएगा तो क्या करेगा, इसकी वजह से जो हमारा रीडिंग आनी है वो हमारी गलत रीडिंग आ जाएंगी, और ओवर एन एक्सटेंडेड पीरियड ऑफ टाइम, यानी कि अगर हम इसको बहुत काफी टाइम तक यूज करते रहेंगे तो हमारा जो वैल्यूज है उसमें कुछ ना कुछ प्रॉब्लम आती रहेगी। क्योंकि हमने एक लिमिट सेट कर दी, हमने कहा कि लैंप की एज मान लो 3 साल है। अगर हम 3 साल से ज्यादा यूज करेंगे तो ऑब्वियस की बात है कि उसकी इंटेंसिटी खराब हो जाएगी क्योंकि उसकी एक्सपायरी डेट आ चुकी है। तो उसमें कुछ होगा टेम्परेचर फ्लक्चुएशन, अगर हीट इंटेंसिटी ऊपर नीचे करेगी तो टेम्परेचर क्योंकि फ्लक्चुएट करेगा तो हीट इंटेंसिटी ऊपर नीचे आएगी। और वेवलेंथ ऑफ द सेम मेजरमेंट, अब हमारा लैंप की इंटेंसिटी कम है तो क्या करेगा, वेवलेंथ में इशू आएगा। कि अगर हम कह रहे हैं कि वो 264 नैनोमीटर को एमिट करना चाहिए लेकिन उसकी इंटेंसिटी इतनी नहीं है कि वो 264 नैनोमीटर को एमिट कर सके,
तो क्या होगा, उसकी वजह से हमारा जो वैल्यूज है वो गलत आ जाएंगे। अब हम इसमें भी कुछ ना कुछ एक्सेप्टेंस होगा। तो जो हमारा 0.02 AU पर आर होगा, जो डिफ्लेक्शन होगा उससे कम ही होना चाहिए। अगर डिफ्लेक्शन इससे ज्यादा होगा तो हम स्टेबिलिटी उसकी नहीं मानेंगे और हमें दूसरा जो हमारा लैंप जो यूज करना पड़ेगा। नेक्स्ट है हमारा फोटोमेट्रिक एक्यूरेसी। फोटोमेट्रिक एक्यूरेसी इज डिटरमाइंड बाय कंपेयरिंग द डिफरेंस बिटवीन द मेजर्ड अब्जॉर्बेंस ऑफ द रेफरेंस मटेरियल एंड द एस्टैब्लिश्ड वैल्यू। अब जो हमारा फोटोमेट्रिक एक्यूरेसी हमें बताता है, वो कंपेयर करता है दो चीजों को। पहली जो है, जो हमने रेफरेंस मटेरियल है उसकी जो एब्जॉर्बेंस वैल्यू है उसको, और जो हमने वैल्यू निकाली है उसको। जब हम दोनों को जो कंपेयर करेंगे वो हमें बताएगा हमारी फोटोमेट्रिक एक्यूरेसी। अब इसमें भी हमारा एक एक्सेप्टेंस क्राइटेरिया है। Quick replicate measurements of the 0.006% weight by volume of the potassium dichromate solution at 235 to 57, 313 and 350 nanometers should be less than 0.5% of RSD। यानी कि अब हमने क्या किया, 6 रेप्लिकेट्स, यानी कि हमने 6 टाइम उसको मेजरमेंट किया। किसका? 0.006% ऑफ पोटेशियम डाइक्रोमेट का हमने ये सॉल्यूशन बनाया है इसका। इसका हमने क्या किया, हमने इसके 6 रीडिंग्स ले लिए, और इस 6 रीडिंग को हमने ये 4 जो हमारी दी हुई हैं हमारे नैनोमीटर, इनके ऊपर हमने इसकी वैल्यू निकाली। और ये जो वैल्यू आएगी इसकी, हमारा 0.5% हमारे रेफरेंस स्टैंडर्ड से ही अलग नहीं आनी चाहिए। अगर अलग आएगी तो हमारा इसमें हम इसको एक्सेप्ट नहीं करेंगे। लास्ट वन है लिनियरिटी। The linearity dynamic range of measurement is limited by stray light at high absorbance and by noise at low absorbance। अब जो लिनियरिटी है किसी भी हमारी ये रेंज होगी मेजरमेंट के, वो लिमिट कर जाती है हाई एब्जॉर्बेंस पे स्ट्रे लाइट की वजह से, और लो एब्जॉर्बेंस पे नॉइस की वजह से। मतलब अगर हाई एब्जॉर्बेंस है चाहे लो एब्जॉर्बेंस है, दोनों में कुछ ना कुछ लिनियरिटी के अंदर इशू आएगा। The accuracy of the quantification of the sample depends on the precision and linearity of the measurement। और जो भी हमने क्वांटिफिकेशन यानी कि जो भी हमारी वैल्यू आई हुई है, हाँ, वो हमारी सैंपल की वो डिपेंड करेगी कि कितने प्रिसीजन से और क्या लिनियरिटी आई है हमारे मेजरमेंट की। इसके ऊपर डिपेंड करेगा हमारा लिनियरिटी हमारे यूवी की। और इसका एक्सेप्टेंस आएगा कोरिलेशन कोफिशिएंट आर इज ग्रेटर देन 0.999, यानी कि जो कोरिलेशन कोफिशिएंट होगा वो हमेशा हमारा 0.999 से लो होगा। इसको 1 मत लिखना, ये हमेशा 0.999 होता है। नेक्स्ट है हमारा कैलिब्रेशन ऑफ पीएच मीटर, यानी कि हम पीएच मीटर को कैसे कैलिब्रेट करेंगे। तो हम जो पीएच मीटर को कैलिब्रेट करते हैं उसके लिए हम 2 पीएच के बफर्स बनाएंगे। एक होगा pH 7 और एक होगा pH 2। फर्स्ट इसका पॉइंट है, सिलेक्ट द pH मोड एंड सेट द टेम्परेचर कंट्रोल नॉब एट 25 डिग्री सेल्सियस। हम पहले सबसे पहले क्या करेंगे, पीएच के मोड को सिलेक्ट करेंगे और फिर टेम्परेचर को सेट कर देंगे 25 डिग्रीज पे। एडजस्ट द कैल टू नॉब टू 100%, और जो हमारी जो सेकेंड नॉब होगी हम उसको 100% के ऊपर एडजस्ट कर देंगे। फिर हम क्या करेंगे, रिंस द इलेक्ट्रोड विद डीआयोनाइज्ड वाटर एंड ब्लॉट ड्राई यूजिंग अ पीस ऑफ टिश्यू। अब जो हमारा इलेक्ट्रोड्स हैं जिससे हमें पीएच मेजरमेंट होगा उसको हम रिंस यानी कि धो देंगे डीआयोनाइज्ड वाटर के अंदर, यानी कि जिसके अंदर वो वाटर जिसके अंदर कोई भी आयंस प्रेजेंट नहीं होगा, और फिर उसको ब्लॉट ड्राई कर देंगे किसी भी टिश्यू के पेपर से। जो हम इसमें टिश्यूज यूज करेंगे वो या तो हम शर वाइप्स यूज करेंगे या तो हम किम वाइप्स यूज करेंगे। ये दोनों में से कोई एक वाइप्स हम यूज करेंगे हमारे ब्लॉट ड्राई करने के लिए इलेक्ट्रोड को। थर्ड है, प्लेस द इलेक्ट्रोड इन द सॉल्यूशन ऑफ pH 7 बफर। अब हम क्या करेंगे, हमारे इलेक्ट्रोड है हम उसको pH 7 बफर के अंदर रख देंगे। अलाउ द डिस्प्ले टू स्टेबलाइज एंड देन सेट द डिस्प्ले टू रीड। अब हम रीड 7 बाय एडजस्टिंग कैल 1। अब हम क्या करेंगे, पहले हमने इलेक्ट्रोड को है 7 pH बफर के अंदर डाल दिया। अब हम वेट करेंगे कि जो हमारा डिस्प्ले जो है वो स्टेबलाइज हो जाए और वो हमें जो डिस्प्ले पे है वो रीडिंग शो कर दे 7। रिमूव द इलेक्ट्रोड फ्रॉम द बफर, क्योंकि अब उसने हमें न्यूट्रल की वैल्यू दिखा दी है, तो हम उस जो pH 7 का जो बफर है उससे हम हमारे इलेक्ट्रोड को हटा देंगे। देन फोर्थ पॉइंट है, रिंस द इलेक्ट्रोड विद डीआयोनाइज्ड वाटर एंड ब्लॉट ड्राई यूजिंग अ पीस ऑफ टिश्यू। अब हम क्या करेंगे, फिर इसे डीआयोनाइज्ड वाटर से रिंस करेंगे, फिर हम इसे ब्लॉट ड्राई करेंगे शर वाइप्स और किम वाइप्स के थ्रू। नेक्स्ट है, प्लेस द इलेक्ट्रोड्स इन द सॉल्यूशन ऑफ pH 2 बफर। अब हम क्या करेंगे, जैसे हमने pH 7 के बफर के अंदर यहाँ पे रखा हुआ था, वैसे सेम हम हमारा इलेक्ट्रोड देख देंगे pH 2 बफर के अंदर।
allow the display to stabilize and then set the display to read 2 by adjusting cal2. अब हमारा काम क्या होगा, वही हमने इसको स्टेबलाइज करने के लिए रख दिया और इसका वेट किया कि हमारी रीडिंग है वो कब pH बफर 2 वाला रीडिंग शो करेगी। और जब ये हमारा pH 2 वाली रीडिंग शो कर देंगे, हम जो क्या करेंगे, हमारा जो इलेक्ट्रोड है उसको बफर से हटा देंगे। नेक्स्ट है रिंस द इलेक्ट्रोड विद डीआयोनाइज्ड वाटर एंड ब्लॉट ड्राई यूजिंग अ पीस ऑफ टिश्यू। और फिर हम वही प्रोसेस दोबारा फॉलो करेंगे कि हमारा जो इलेक्ट्रोड है उसको वॉश करेंगे डीआयोनाइज्ड वाटर के साथ और फिर उसे ब्लॉट ड्राई कर देंगे एक पीस ऑफ टिश्यू की हेल्प से। नोट, बफर सॉल्यूशन इज मेड अवेलेबल टू यू इंडिविजुअली लेबल्ड 2OZ बॉटल। अब हम क्या करेंगे, जो हम बफर सॉल्यूशन बनाएंगे वो हमें इंडिविजुअली लेबल करेंगे 2OZ बॉटल्स के अंदर। The buffers are to be used in these containers only। जो हम buffers हम जो यूज करेंगे वो इन्हीं कंटेनर्स में से होना चाहिए, कोई और हम यूज नहीं कर सकते। Do not pour them into any other container at any time। और किसी भी टाइम पे हम ये जो हमारा बफर सॉल्यूशन किसी टॉल में यूज नहीं करेंगे। After use cap the bottle so that the buffers can be reused। और हम इसे बॉटल्स पर जो है कैप है उसको रिप्लेस कर देंगे और हम बफर्स को दोबारा यूज कर लेंगे।